Hello students, in the subject bookkeeping and accountancy, we will continue with the same topic, that is chapter number 7, bills of exchange. In our previous video, हमने देखा था कि introduction, then definition given under Negotiable Instrument Act, parties of bills of exchange as well as specimen of bills of exchange. In this video, we will discuss about the contents of bills of exchange as well as how to make a specimen of bills of exchange. बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए prepare a specimen of bills of exchange can be asked. So we will start with the how to make a preparation or how to make the bills of exchange. We will start with the contents. Our first content is date. अच्छा पहले बेटा आप देख लीजिएगा, ये मैंने स्पेसिमन ड्रॉ कर लिया है. आप आंसर शीट के फ्रेश पेज पे एक ऐसे स्क्वायर बना लीजिए, सेंटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखिए. प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए. बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखने के बाद आप देख रहे हो लेफ्ट साइड टॉप पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है स्टैम्प, उसमें हमने लिखा है स्टैम्प. उसी के नीचे अमाउंट के लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे. अब हम कंटेंट्स में आते हैं. ये कंटेंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सभी कंटेंट्स पर 1 मार्क या हाफ मार्क बोर्ड आपको देता है. सो यू शुड कवर ईच एंड एवरी कंटेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आवर फर्स्ट कंटेंट इज डेट. आपको तो मालूम है विदाउट डेट एनी कमर्शियल डॉक्यूमेंट विल बी यूजलेस. यहाँ पे भी आपको 2 डेट मिलेगी, एक रहेगी डेट ऑफ बिल और दूसरी रहेगी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. डेट ऑफ बिल ये वो डेट होती है जिस दिन ड्रॉवर दैट इज सेलर sold the goods and at the same time he will prepare the bills of exchange. So date of bill is the date given by the seller to the buyer, that is given by the drawer to the drawee. उसके बाद एक और डेट होती है दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. अब ये डेट जो होती है वो डेट है जिस दिन ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल. सो जब हम पूरा स्पेसिमेन बनाएंगे सो एक्सेप्टेड के बाद ड्रॉई के सिग्नेचर के नीचे हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखते हैं. देन सेकेंड इज टर्म. टर्म मीन्स पीरियड ऑफ द बिल. कितना क्रेडिट पीरियड ड्रॉवर ड्रॉई को दे रहा है, तो वो टेन्योर या वो पीरियड हम टर्म के हेडिंग में आता है. थर्ड पॉइंट इज अमाउंट. कितने रुपीज़ का क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कॉलम अमाउंट. अमाउंट हमें 2 जगह लिखनी है. यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पे हम इन नंबर्स लिखेंगे और जब हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तब हम उसे इन वर्ड्स लिखेंगे. अमाउंट के बाद है नेक्स्ट इज स्टैम्प. स्टैम्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 स्टैम्प प्रॉपर वैल्यू का ही होना चाहिए. मैं जो एग्जांपल आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे अमाउंट है 44,500. सो स्टैम्पिंग जो लगेगा वो उतने ही अमाउंट का पैरेलल, उतने ही अमाउंट का स्टैम्पिंग उस पर होना चाहिए. स्टैम्प होने से उस डॉक्यूमेंट को एक लीगल वैल्यू आ जाती है और आगे चलकर अगर कुछ ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में दैट इज सेलर और बायर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, सो दिस डॉक्यूमेंट विल हेल्प टू प्रोवाइड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट. सो स्टैम्प इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. स्टैम्प के बाद नेक्स्ट कंटेंट है पार्टीज़. जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि देर आर 3 पार्टीज़ इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नंबर 1 ड्रॉवर. ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, वो सेलर होता है. नंबर 2 पार्टी इज ड्रॉई. ड्रॉई मीन्स द बायर ऑफ द गुड्स, सो वो ड्रॉई. और थर्ड पार्टी हमने पढ़ी थी पेई. सो पेई इज द थर्ड पर्सन हु एक्सेप्ट द पेमेंट इन प्लेस ऑफ सेलर. तो ये तीनों पार्टीज़ इस स्पेसिमन में आ सकती है. 2 अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, कभी सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉई के नाम रहेंगे, कभी ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई. हम दोनों पैटर्न के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. पार्टीज़ के बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर वैल्यू रिसीव्ड. फॉर वैल्यू रिसीव्ड मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन
अगेंस्ट दिस ट्रांजैक्शन। तो ये जो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इसका मतलब हाफ ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सेलर ने ऑलरेडी गुड्स सेल कर दिए हैं, अभी बायर ने पेमेंट नहीं किया है, तो वहाँ पे पहले कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तो ही वहाँ पे नया बिल बनेगा। सो देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, देन एंड देन ओनली वी हैव टू प्रिपेयर द स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड लास्ट 7th पॉइंट ऑफ कंटेंट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो टाइप के होते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। हम दोनों टाइप के सम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जनरल एक्सेप्टेंस में, जनरल एक्सेप्टेंस को हम अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। दैट मीन्स इस एक्सेप्टेंस में ड्रॉई की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रहती। ही विल एक्सेप्ट द टर्म, द अमाउंट, द डेट, जैसे ड्रॉवर ने लिखा है उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में ड्रॉई में प्लेस हिज कंडीशंस रिगार्डिंग टाइम। वो हो सकता है कि पीरियड बदल दे, अगर ड्रॉवर ने बोला है 2 मंथ्स में आप अपना क्रेडिट पेमेंट कर दे, वो हो सकता है 3 मंथ्स मांगे। सो ही मे चेंज द conditions, that is time, place, amount. He may demand discount at the time of payment, so amount also may change. Parties, तो ये सब कुछ आता है qualified acceptance में। अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जब तक कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर ड्रॉई का सिग्नेचर नहीं होता है, तब तक हम उस बिल को ड्राफ्ट कहेंगे। वो यूजलेस हो जाएगा क्योंकि उसको किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी सक्सेसफुल होगा जब ड्रॉई उस पर एक्सेप्टेड ये लिख कर अपना सिग्नेचर करे और नीचे उसके डेट दिए लिखे। तब तक अगर वो नहीं करता है सिग्नेचर, तो उस ड्राफ्ट को, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम सिर्फ ड्राफ्ट कहेंगे और उस ड्राफ्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही ड्रॉई उस स्पेसिमन पर अपना सिग्नेचर करेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा और डेट डालेगा, दैट ड्राफ्ट विल बिकम द ओरिजिनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर अ स्पेसिमन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने बोला था 5 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको पूछा जाता है। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ड्रॉवर का नाम वो बताएंगे, देन ड्रॉई का नाम वो देंगे, अमाउंट बताएंगे, टर्म देंगे, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक सिंपल प्रॉब्लम से हम ये शुरू करते हैं। सो जैसे मैंने कहा, पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए फिर आंसर शीट के फ्रेश पेज पे। सेंटर पे आप लिखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट साइड टॉप पे आप लिखेंगे स्टैम्प, जैसे हमने कंटेंट में देखा स्टैम्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के नीचे आप लिखेंगे रुपीज़। अब रुपीज़ अमाउंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट उस बिल की उन्होंने कितनी दी है, 44,500। हम रुपीज़ का सिंबल देंगे, यहीं पे लिखेंगे 44,500। ये होने के बाद यहाँ पे राइट साइड में हमें लिखना है ड्रॉवर का नाम और एड्रेस। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर बाय द ड्रॉवर। सो सबसे ऊपर ड्रॉवर का नाम रहेगा। मैंने यहाँ पे ड्रॉवर का नाम लिया है मिस्टर प्रकाश राव, मिस्टर प्रकाश राव। देन 648 कोरल प्लाजा, देन SB रोड पुणे, SB रोड पुणे। सो आपने देखा होगा सबसे ऊपर ड्रॉवर का नाम आता है, उसी के नीचे एक लाइन छोड़कर यू हैव टू राइट डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो 2 अलग अलग डेट है, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हम ऊपर लिखेंगे डेट ऑफ बिल, इट इज़ 3rd जून 2019, 3rd जून 2019। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप फिर से देखिए, सेंटर में मैंने लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
उसके बाद लेफ्ट साइड ऊपर मैंने लिखा है स्टैम्प, उसी के नीचे रहेगा अमाउंट। देन राइट साइड में कॉर्नर में रहेगा ड्रॉवर का नाम विथ फुल एड्रेस, एंड उसी के नीचे एक लाइन आप छोड़ दे और उसके नीचे लिखे डेट ऑफ बिल। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद मेन 2 लाइन्स यहाँ पे हमें लिखनी है जिस पर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। उस लाइन की शुरुआत पीरियड ऑफ द बिल से होती है। सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल? पीरियड को ही हम टर्म कह सकते हैं, टेन्योर कह सकते हैं, यानी कि ड्रॉवर ने ड्रॉई को कितने महीने का या कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, ये हमें टर्म से पता चलता है। तो यहाँ पे मिला है 3 मंथ्स। सो अभी मेन जो लाइंस हम यहाँ पे लिखेंगे वो इस तरीके की रहेगी। 3 months after date पे टू। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, ड्रॉवर है और ड्रॉई है। तो अंडरस्टूड है ड्रॉई पेमेंट किसको करेगा? ड्रॉवर को। अब ड्रॉवर फिर से यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और बाय माय ऑर्डर। 3 months after pay to me or by my order a sum of rupees, आप देख सकते हैं रुपीज हमने कितना लिखा है 44,500। यहाँ पे हम नंबर्स में लिखेंगे, यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे। a sum of rupees 44,500 only for value received. अगेन फॉर वैल्यू रिसीव्ड हमने कंटेंट में देखा है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड मतलब ऑलरेडी ड्रॉवर ने 44,500 के गुड्स ड्रॉई को सेल किए हैं और अब उसे सिर्फ कंसिडरेशन चाहिए है, तो हाफ ट्रांजैक्शन हो गया, इसलिए फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये लीगल लैंग्वेज है, इसी वर्डिंग्स में हमें ये लिखना है। फिर से देखें, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और बाय माय ऑर्डर a sum of rupees 44,500 only for value received। अब ये लिखा है ड्रॉवर ने, तो तुरंत यहाँ पे ड्रॉवर का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर के लिए हम मार्क देंगे SD/डैश, और ये किसका सिग्नेचर है? ड्रॉवर का। तो ड्रॉवर का नाम हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर प्रकाश राव। यहाँ तक आपको और किसी का नाम नहीं दिख रहा है, सिर्फ ड्रॉवर का ही दिख रहा है। अब यहाँ से नीचे जो पोर्शन बचा है, हाफ पोर्शन, यहाँ पे रहेगा ड्रॉई का नाम। तो यहाँ पे 2 हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉई का नाम। यहाँ पे दिया है मिस्टर राहुल देव, मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, 236 राजापुर रोड, जलगांव। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है, यू हैव टू राइट कंप्लीट एड्रेस ऑफ ड्रॉवर एज वेल एज ड्रॉई। अब ये होने के बाद ये बिल बना, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर बिल पर सिग्नेचर नहीं है तो उसे सिर्फ ड्राफ्ट माना जाएगा, उसे कोई लीगल वैल्यू नहीं रहेगी। अब हम इस स्पेसिमेन को लीगल वैल्यू देते हैं, वो कैसे देंगे? सेंटर में आपको कोटेशन में लिखना है एक्सेप्टेड। ये कौन लिख रहा है? ये ड्रॉई लिख रहा है। क्या करेगा वो? इसको एक्सेप्ट करेगा, इसी के नीचे वो अपना सिग्नेचर करेगा। अगेन सिग्नेचर का सिंबल है SD/डैश। ये किसका सिग्नेचर है? ड्रॉई का। तो ड्रॉई का नाम लिखेंगे मिस्टर राहुल देव, और इसी के नीचे रहेगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 7th June 2019। देखिए
ट्रांजैक्शन हुआ 3 जून 2019, यानी इसी दिन बिल बना और इसको एक्सेप्ट कब किया है 7 जून 2019. सो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019. ये हो गया कंप्लीट स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये सभी कंटेंट्स आपके क्वेश्चन में आपने आंसर में ये लिखने ज़रूरी है, तो ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं. ये सभी एक एक कंटेंट पर आपने देखा होगा, जो जो कंटेंट हमने यहाँ डिस्कस किए वो एक एक कंटेंट पे 1 मार्क, हाफ मार्क, 1.5 मार्क ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और अगर ये पूरा सिस्टमैटिक लिखा हुआ है यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. अब 2 टाइप के सम आते हैं, जैसे मैंने कहा था, ये एकदम जैसे हमने जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस 2 टाइप्स के एक्सेप्टेंस देखे. ये एग्जांपल आपको पता चला होगा जनरल एक्सेप्टेंस. यहाँ पे ड्राइंग ने कोई कंडीशन नहीं रखी है. ही एग्रीज ऑन ईच एंड एवरी कंडीशन विच इज प्रेजेंटेड बाय द ड्रॉवर. उन्होंने पीरियड भी वो ही रखा है, देन वो किसी और को पेमेंट भी नहीं करना चाहता, डेट भी उसने सिर्फ चेंज की है बट हो सकता है. देन उसके बाद रुपीज़ में भी वो 44,500 के लिए वो राजी है. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का. अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में वो क्या कर रहा है, अगर आपको एग्जाम्पल में ड्रॉवर और ड्रॉई के नाम के साथ पेई का भी अगर नाम दिया है, यानी यहाँ पे ड्रॉवर क्या बोल रहा है कि ड्रॉई को वो ऑर्डर कर रहा है कि डोंट गिव मी मनी, पे जस्ट पे दैट मनी टू पेई, दैट इज श्रावण दवे. तो अब अगर आपको एग्जाम्पल में ड्रॉवर, ड्रॉई और उसके साथ पेई का भी नाम आता है तो और कुछ भी चेंज नहीं होगा. देखिए पीरियड भी 3 मंथ्स है, वो भी हम एज इट इज रखेंगे. सिर्फ वर्डिंग्स कहाँ चेंज होंगे, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू, यहाँ पे मी वो नहीं लिखेगा, यहाँ पे वो ये लाइन चेंज कर देगा. तो इसके प्लेस पे 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू वो किसका नाम लिखेगा, श्रावण दवे, मिस्टर श्रावण दवे. Along with the name of the payee, you have to write the address also. So अगर श्रावण दवे पनवेल ऐसा अगर उनका एड्रेस है तो श्रावण दवे पनवेल. क्या लिखा मैंने, 3 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर श्रावण दवे पनवेल और बाय हिज ऑर्डर. उसके जगह पे वो क्या कर रहा है, और बाय हिज ऑर्डर. देखिए जब ड्रॉई पेई का नाम नहीं था तो सेंटेंस क्या थे, पे टू मी और बाय माय ऑर्डर. पर अगर पेई का नाम है तो मैंने क्या लिखा, 3 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर पेई और बाय हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज. बाकी सेम वैसा ही रहेगा. अ सम ऑफ रुपीज 44,000, sum of rupees 44,500 only for value received. Only for value received. So चेंज क्या है, अगर आपको एग्जाम्पल में पेई का नाम दिया है सो पीरियड के बाद आपको पेई का कंप्लीट नाम और एड्रेस लिखकर और बाय हिज ऑर्डर ये वर्डिंग्स आपको रखने हैं. और अगर पेई का नाम नहीं है तो पे टू मी और बाय माय ऑर्डर ये उसमें चेंजेस आएंगे. बाकी का वैसे ही रहेगा. और बाय हिज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. बस अगर पेई का नाम आपके एग्जाम्पल में है तो बस यहाँ पे ही उसका नाम आएगा और कहीं नहीं आएगा. बाकी का स्पेसिमेन एज इट इज रहेगा, दैट इज ड्रॉवर्स नेम, डेट ऑफ बिल और ये सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा. अगर पेई का नाम है तो वो बीच के वर्डिंग्स में ही वो चेंज होगा. एक और उसमें चेंज हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में टाइम, प्लेस, अमाउंट या पार्टीज को लेकर ड्रॉई कभी कभी कंडीशन रखता है तो उसी को हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं. इफ द ड्रॉई in this example, if the drawee make a condition regarding
एक्सेप्टेंस, अब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो ठीक है, उसने 7 जून को इस बिल को एक्सेप्ट किया, बट वो क्या बोल रहा है 44,500 का बिल है, बट अगर वो एग्री होता है कि नहीं मैं 44,000 ही दूंगा, आई विल नॉट पे एडिशनल 500 रुपीज, तो ऐसे केस में वो कंडीशन क्या रख रहा है, वो अमाउंट को कम कर रहा है, वो डिस्काउंट मांग रहा है, तो यहाँ पे बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ के भी अमाउंट वही रहेगी, क्योंकि ड्रॉवर ने जो अमाउंट लिखी है दैट इज 44,500, ये अमाउंट उतनी ही रहेगी, बट ड्रॉई उसको कौन से कंडीशन पे एक्सेप्ट कर रहा है 44,000 पे, तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेड के यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 44,000 ओनली, ये वर्डिंग्स इसमें ऐड होंगे और कुछ नहीं होगा, बाकी सब स्पेसिमन एज इट इज होगा। सो स्टूडेंट्स अभी आपको क्लियर हुआ होगा, जनरल एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं रहता, जैसे जो इन्फॉर्मेशन दिए उसमें सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉई का ही नाम रहेगा, अमाउंट में भी वो कुछ चेंज या टेन्योर में भी वो कुछ चेंज नहीं मांगेगा, लेकिन अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो हो सकता है पेमेंट रिसीव कर रहा है पेई, उसके बाद वो कंडीशन भी चेंज कर सकता है, तो अगर उसने अमाउंट में चेंज चाहा सो ही विल चेंज द अमाउंट, ही मे डिमांड सम डिस्काउंट, और वो जो चेंज है वो एक्सेप्टेड केस में आएगा। अगेन मान लीजिए चेंज उन्होंने पीरियड में भी किया, यहाँ पे पीरियड हमने लिखा है 3 months, बट इफ द ड्रॉई डिमांड द पीरियड शुड रेज, दैट इज 3 months की जगह अगर वो 4 months का पीरियड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, दैट चेंज इन पीरियड अगेन यहाँ पे होगा एक्सेप्टेड फॉर 4 months, ऐसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो एट अ टाइम अगर वो 4 months भी बोल रहा है और 44,000 ओनली भी बोल रहा है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेड फॉर 4 months फॉर 44,000 रुपीज ओनली, ऐसे यहाँ पे वो कंडीशन रख सकता है। थैंक यू सो मच।